हेलो गाइस, आई होप कि इस चैप्टर का प्रीवियस लेक्चर्स देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे ज़रूर देखे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। उसी मज़े के साथ आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा आसान लगने वाले हैं लेकिन सभी को कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। चलो चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है द मशीनरी एंड द एंजाइम। द मशीनरी एंड द एंजाइम्स। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है द मशीनरी एंड द एंजाइम्स। रेप्लिकेशन फॉर्क का डायग्राम मैंने पहले से ही बना दिया है क्योंकि टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए मैंने पहले से ही ड्रॉ कर दिया है। लेकिन हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का द मशीनरी एंड द एंजाइम्स। रेप्लिकेशन के अंदर क्या क्या मशीनरी यूज होगी और कौन कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रेप्लिकेशन एक प्रोसीजर है जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है। जैसे खाना बनाने के लिए सबस्ट्रेट की जरूरत होती है ना, बिरयानी बनाने के लिए चिकन चाहिए और चावल चाहिए, या फिर मटर पुलाव बनाने के लिए मटर चाहिए और राइस चाहिए। समझ आ रही है? तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई भी प्रोसीजर के लिए उससे पहले सबस्ट्रेट चाहिए होता है। ठीक है, तो उसी सबस्ट्रेट की बात करेंगे कि रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन सी मशीनरी का यूज होता है और कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है मेन एंजाइम इन डीएनए रेप्लिकेशन। मेन एंजाइम इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेन एंजाइम होता है उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसके बाद हम बात करते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन होता है कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड इन वन डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन कौन सी होती है? 5 days to 3 days डायरेक्शन। मैंने क्या लिखा है कि जो सबसे मेन एंजाइम होता है रेप्लिकेशन के लिए, रेप्लिकेशन प्रोसीजर के लिए जो सबसे जरूरी एंजाइम होता है उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब है कि डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से डीएनए बनाने वाला एंजाइम जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। नाम से पता लग रहा है ना कि डीएनए पे डिपेंड होके क्या बना रहा है, डीएनए को पॉलीमराइज कर रहा है, डीएनए पे डिपेंड होकर डीएनए बना रहा है। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। समझ आ गई? इसका फंक्शन क्या होता है? कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड इन वन डायरेक्शन। तो मैंने जो अभी बताया है ना वही मैंने लाइन की फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, डीएनए पर डिपेंड होकर डीएनए बनाएगा। और डीएनए किससे बना होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। जो मेरा लेक्चर नंबर 1 और 2 है वो अच्छे से देख लेना, समझ आ जाएगा कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। ठीक है, डीएनए के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, बेस पेयर क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें समझ आ जाएगी। उसके बाद ये तुम्हें आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन होता है कि डीएनए को बनाना। और डीएनए किससे बना होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड को बनाता है, बहुत सारे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड को बनाता है। देखो यहां पर देखना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, ये क्या है? पेंटोज शुगर। यहाँ पे होता है फॉस्फेट ग्रुप
और यहाँ पे क्या जुड़ा होता है, यहाँ पे जुड़ा होता है नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, समझ आ रही है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर। तो इसे कौन बनाता है, इसे बनाता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ऐसे बहुत सारे बनाएगा तो जुड़ के क्या बना देंगे, डीएनए बना देंगे। समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या लिखा है, पॉलीमराइज इन वन डायरेक्शन। क्या लिखा था, क्या डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन क्या होती है, 5 days to 3 days। डायरेक्शन 5 days to 3 days। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन टू टाइप्स ऑफ strands आर फॉर्म्ड। जब रेप्लिकेशन होता है तो दो तरह के स्ट्रैंड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, दो तरह के स्ट्रैंड बनते हैं। कौन कौन से स्ट्रैंड बनते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है डिसकंटिन्यूअस। देखो अब डायग्राम से समझ आ जाएगा आसानी से। रेप्लिकेशन है, मैंने क्या बोला, दो तरह के स्ट्रैंड बनते हैं। देखो एक स्ट्रैंड ये रहा 3 days to 5 days, ये क्या है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड लिखा है ना मैंने, कंटिन्यूअस सिंथेसिस। देखो यहाँ पे कहीं पे भी तुम्हें ब्रेक नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा। अब इसमें देखो, इसमें ब्रेक दिख रहा है, यहाँ पर टूटा हुआ स्ट्रैंड है, टूटे टूटे हिस्सों में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो रेप्लिकेशन के दौरान दो तरह के स्ट्रैंड बनते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, और ये क्या है, रेप्लिकेशन फोर्क। क्या है, रेप्लिकेशन फोर्क। और ये दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रैंड है। दोनों के दोनों क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड लिखा है ना मैंने, ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इसके ऊपर चढ़ के डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर चढ़ के क्या बनाएगा, नया स्ट्रैंड बनाता है। ठीक है, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है डिसकंटिन्यूअस। समझ आ गई। नेक्स्ट आता है, इसके बाद आता है डीएनए लाइगेज। क्या आता है, इसके बाद आता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का काम होता है इट जॉइन फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। देखो डीएनए लाइगेज का काम होता है जो टूटे हुए टुकड़े हैं उन्हें जोड़ना। अब ये जो टूटे हुए टुकड़े हैं ना, ये टूटे हुए जो फ्रेगमेंट्स हैं, टूटे हुए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करेगा। जब प्रोसीजर कंप्लीट होने वाला होगा तो उस टाइम पे डीएनए लाइगेज आएगा और इसे जोड़ देगा। ठीक है, तो दोनों कंटिन्यूअस हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस। तो रेप्लिकेशन पूरा होने के बाद अब दोनों, यहाँ पे भी डीएनए आ गया और यहाँ पे भी डीएनए आ गया, तो किस तरह का हो जाएगा, इस तरह। ठीक है, दोनों अलग हो जाएंगे इस तरह से। एक डीएनए ये बन गया और एक यहाँ पे देखो ये डिसकंटिन्यूअस है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब डीएनए लाइगेज आएगा, इसे जोड़ देगा, जोड़ने के बाद देखो ये रहा, बन गए ना, एक डीएनए ये बन गया, एक ये बन गया। तो रेप्लिकेशन होने के बाद, क्योंकि ये वाला कंटिन्यूअस ऊपर तक जाएगा और ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस ऊपर से आएगा इस तरह से। ठीक है, तो बाद में क्या होगा, दोनों अलग हो जाएंगे। एक डीएनए से दो डीएनए बन गए ना, एक डीएनए से दो डीएनए बन गए। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मैंने बताया था ना कि डीएनए पे डिपेंड होकर नया डीएनए बनाएगा। ठीक है, तो एक डीएनए से क्या हुआ, दो डीएनए बन गए, इस तरह बनते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, इसी को बोलते हैं। समझ आ गई। चलो इसके बाद नेक्स्ट, पॉइंट आता है रेप्लिकेशन फोर्क
एक आता है इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या आता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखो रेप्लिकेशन 4 का मतलब होता है ओपनिंग। क्या होता है? ओपनिंग इन डीएनए। ओपनिंग इन डीएनए फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होता है? रीजन इन डीएनए फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। देखो दोनों चीजें सेम है, बस डिफरेंस इतना सा है कि ये ओपनिंग है डीएनए की, वो ओपनिंग, वो दरवाजा जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क, और उस पूरे के पूरे रीजन को जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसे बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखो डायग्राम बना दिया मैंने, इस पूरे के पूरे डायग्राम में ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये वाला, इसे बोलेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? इस पूरे को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। लेकिन जो ये ओपनिंग है, ये थोड़ी सी जो ओपनिंग है, इसे क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन फोर्क। क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन फोर्क। इस छोटी सी ओपनिंग को बोले रेप्लिकेशन फोर्क, इस पूरे के पूरे रीजन को बोलेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। समझ आ गया? तो ये सारी की सारी मशीनरी और एंजाइम्स मैंने बता दिए। इसमें एक और एंजाइम आता है, उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब क्या आएगा? अब आता है एक मशीनरी आती है, उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। देखो नाम से पता लग रहा है कि डीएनए पे डिपेंड होकर आरएनए बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए का पॉलीमराइजेशन होगा, आरएनए बनेगा, डीएनए पे डिपेंड होकर आरएनए बनाएगा। एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए पे डिपेंड होकर आरएनए बनाएगा। समझ आ रही है? देखो इसका क्या होगा फंक्शन? इसका फंक्शन होगा कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। क्या बनाएगा? डीएनए पे डिपेंड होकर आरएनए बनाएगा, और आरएनए में क्या होता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड तो डीएनए में होता है, आरएनए में क्या होता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड। समझ आ रही है? तो एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए पे डिपेंड होकर क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। कैसे बनाएगा उसके बारे में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। अभी बस छोटा सा बता देता हूं। देखो ये डीएनए, ठीक है, ये डीएनए, तो इस डीएनए में यहां पे क्या काम करेगा? एक एंजाइम काम करेगा। वो एंजाइम जैसे जैसे आगे फंक्शन करेगा तो यहां से एमआरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बनेगा? आरएनए। तो एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए पे डिपेंड होकर आरएनए बना, देखो आरएनए बन रहा है ना, एंजाइम डीएनए पे डिपेंड होकर आरएनए बना रहा है, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है। चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें एक बात और बता देता हूं, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड का दूसरा नाम होता है लीडिंग स्ट्रैंड। क्या होता है? लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और डिसकंटिन्यूअस का दूसरा नाम होता है लॉगिंग स्ट्रैंड। बस इतना सा है। कंटिन्यूअस का दूसरा नाम है लीडिंग स्ट्रैंड और डिसकंटिन्यूअस को बोलते हैं लॉगिंग स्ट्रैंड। बस इतना सा है। चलो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन।
ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस of copying genetic information. It is a process of copying genetic information from one strand of DNA to RNA. सीधा सा देखो मतलब वही है ट्रांसक्रिप्शन का कि डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, सीधी सीधी भाषा में यही है। इसमें लिखा है मैंने इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। डीएनए से आरएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना, डीएनए से आरएनए का बनना, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट during transcription only one strand of DNA act as template। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान दो स्ट्रैंड है, देखो दो स्ट्रैंड है ना, ये सिर्फ एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा और दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड होता है, दूसरा काम नहीं करेगा, एक फंक्शन करेगा। अगर दोनों ने फंक्शन करने स्टार्ट कर दिया तो दो mRNA बन जाएंगे भाई। देखो दिखाता हूं कैसे। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं और मैं लिख देता हूं इफ, अगर मैं लिख देता हूं इफ बोथ द स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, इफ बोथ द स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट देन तो क्या होगा, two types of RNA फॉर्म, दो तरह के RNA बन जाएंगे। अब देखो एक RNA ये रहा, दो तरह के बनेंगे ना, एक RNA ये रहा और एक RNA ये रहा, ठीक है, एक RNA ये रहा और एक RNA ये रहा। अब ये दोनों के दोनों RNA क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो आपस में जुड़ जाएंगे। देखो ये रहा RNA और ये रहा RNA, तो आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये भी RNA और ये भी RNA, इस तरह से। और क्या होगा इसके बाद क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा। अगर दोनों के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे, टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, अगर दोनों के दोनों फंक्शन करेंगे तो दो mRNA बन जाएंगे, दो mRNA बनेंगे। अब दोनों के दोनों क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे बाद में जाके और ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड RNA काम नहीं करता, फंक्शन नहीं करता। अब इसे डीएनए मत समझ लेना, डबल स्ट्रैंडेड RNA है ये फंक्शन नहीं करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा, स्टॉप कर देगा। इसीलिए एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता, दोनों नहीं करते। समझ आ गई, इसका यही रीजन है और ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा है लाइन में, तो ध्यान रखना दोनों स्ट्रैंड क्यों काम नहीं करते। अगर दोनों काम करेंगे तो दो mRNA बनेंगे, दो mRNA बनेंगे तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बन गया, डबल स्ट्रैंडेड RNA। क्या बन गया, यहां पे बनाइए, इसे बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड RNA। क्या बोलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड RNA। और डबल स्ट्रैंडेड RNA क्या काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। समझ आ गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आता है
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैविंग थ्री रीजंस। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर 3 रीजंस होते हैं। क्या होते हैं? 3 रीजंस होते हैं भाई। एक को बोलते हैं प्रमोटर। क्या बोलते हैं? प्रोमोटर। एक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन और एक को बोलते हैं टर्मिनेटर। एक को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर। ठीक है, एक को बोलते हैं प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, एक होता है टर्मिनेटर। अब ये दिखता किस तरह से है? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर कैसा दिखता है देखो, ये मैंने यहां पे बना दिया। ये डीएनए, ये रहा डीएनए देखो। ठीक है, मैंने क्या बताया? एक होता है प्रमोटर, ये क्या है? यहां पे ये मैंने बना दिया, ये है प्रमोटर। और जो ये वाला स्ट्रक्चर, जो बीच वाला हिस्सा है, ये जो बीच वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, एक होता है टर्मिनेटर, यहां पे मैंने क्या बना दिया? टर्मिनेटर। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक होता है प्रमोटर, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन, एक होता है टर्मिनेटर। पोलैरिटी वही 3 days to 5 days और 5 days to 3 days। ठीक है, इस वाले स्ट्रैंड को बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और इस वाले को बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। इस वाले को क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। इसे बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसे बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसकी बात करता हूं। देखो, एक तरफ लिख देता हूं मैं, एक तरफ लिख दिया मैंने टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक तरफ लिख दिया मैंने कोडिंग स्ट्रैंड। एक तरफ लिख दिया मैंने टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक तरफ लिख दिया कोडिंग स्ट्रैंड। देखो, टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 3 days to 5 days और इसकी होती है 5 days to 3 days। पहला डिफरेंस तो ये है। ठीक है, दूसरा, ये कोड फॉर आरएनए, आरएनए मतलब एमआरएनए। ठीक है, ये आरएनए के लिए कोड करेगा, ये नो कोडिंग। ठीक है, नाम तो इसका कोडिंग स्ट्रैंड है, नाम तो इसका कोडिंग स्ट्रैंड है, लेकिन ये कोड नहीं करेगा। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, नाम कोडिंग स्ट्रैंड है लेकिन कोड नहीं करेगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड नाम है लेकिन कोड करेगा, यानी कि ये फंक्शन करेगा, ये आरएनए बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। इससे पहले मैंने बताया ना कि अगर दोनों के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे तो 2 आरएनए बनेंगे, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। लेकिन हमें रोकना नहीं है ना, हमें चाहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन हो। समझ आ रही है? इसलिए टेम्पलेट स्ट्रैंड काम करेगा, कोडिंग वाला काम नहीं करेगा। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। और दूसरा जो मेन पॉइंट है एनसीईआरटी के अंदर लिखा है कि कोडिंग स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस होती है वो आरएनए के बराबर होती है। ठीक है, जो कोडिंग सीक्वेंस होती है वो किसके बराबर होती है? आरएनए के बराबर होती है। कैसे होती है? एग्जांपल के लिए मैं यहां पे बता रहा हूं। देखो, एग्जांपल के लिए देखो, ये स्ट्रैंड डीएनए का स्ट्रैंड ये रहा। ठीक है, अब इसको ऊपर देखो, बेस पेयर वही एटी जीसी एटी जीसी एटी। ठीक है, अब टी के सामने ए आएगा, ए के सामने टी आएगा, सी के सामने जी आएगा, जी के सामने सी आएगा, टी के सामने ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी के सामने
सी, टी के सामने ए और ए के सामने टी। ठीक है, स्ट्रैंड स्ट्रैंड नहीं लगा रहा, अभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उसकी बात नहीं कर रहे। अभी मेरा कहने का मतलब ये कि देखो एक की पोलैरिटी अगर 3 days to 5 days है और दूसरे की क्या है 5 days to 3 days है। ठीक है, एक क्या है 3 days to 5 days वाला क्या है टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो ये वाला क्या होगा टेम्पलेट, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा। ठीक है, और ये नीचे वाला क्या है, ये है कोडिंग स्ट्रैंड। ये क्या है, ये है कोडिंग, नीचे वाला है कोडिंग स्ट्रैंड, ऊपर वाला है टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब हमें बताना है इन दोनों स्ट्रैंड में से अगर हमें एमआरएनए निकालना है कि दोनों स्ट्रैंड में से अगर जो एमआरएनए बनेगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी। अब इन दोनों में से जो एमआरएनए बनेगा, क्योंकि इस डीएनए से एमआरएनए बनेगा ना, तो उसकी पोलैरिटी क्या होगी। तो जो एमआरएनए बना, सपोज इससे ये बना एमआरएनए, मतलब ये देखो ये बन गया आरएनए। अब इस आरएनए की पोलैरिटी बताने क्या होगी, तो आरएनए की पोलैरिटी बराबर कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी। समझ आ गई, जो कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी है ना वही सेम आरएनए की पोलैरिटी होगी। तो जो यहाँ पर लिखा है मैंने, ये रहा देखो टी ए सी जी टी ए सी जी टी ए। ठीक है, तो जो पोलैरिटी इसकी है वही पोलैरिटी इसकी होगी आरएनए की। तो यही कंक्लूजन निकलता है कि जो आरएनए की पोलैरिटी बराबर कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी, तो आरएनए की पोलैरिटी बराबर कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी। ठीक है, अगर हमें दे दिया जाए नीट में दे दिया जाए फिर किसी भी अदर एग्जाम में दे दिया जाए कि भाई ये मैंने बेस पेयर दे रखे हैं, ठीक है, ये कोडिंग दे रखी है सारी की सारी। अब इसमें से बताओ दोनों स्ट्रैंड में से आरएनए की पोलैरिटी कौन सा आरएनए स्ट्रैंड कहलाएगा। ठीक है, कौन सा आरएनए स्ट्रैंड होगा, तो नीचे वाला क्या होगा आरएनए स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड बराबर आरएनए स्ट्रैंड, बस इतना समझ आ गई। चलो अब ट्रांसक्रिप्शन बताता हूं, ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है ना अभी। तो अब देखो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब ट्रांसक्रिप्शन मैंने बता दिया डीएनए से आरएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है। प्रोकैरियोट के अंदर अलग प्रोसीजर होता है और यूकैरियोट में अलग प्रोसीजर होता है। डीएनए से आरएनए में दोनों में बनेगा, लेकिन प्रोकैरियोट में प्रोसीजर अलग है और यूकैरियोट में अलग है। अब प्रोकैरियोट में क्या है उसकी बात करते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा एंजाइम काम करेगा, पहला पॉइंट कौन सा एंजाइम काम करेगा इसमें, एंजाइम कौन सा होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा। अब कैसे काम करेगा उसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले डीएनए बना दिया, क्या बोला मैंने, 3 चीजें होती है, इनिशिएटर, इलोंगेटर और टर्मिनेटर। बताया ना मैंने ट्रांसक्रिप्शन में तीन रीजंस होते हैं। सबसे पहले इनिशिएटर, फिर इलोंगेटर, फिर टर्मिनेटर। ठीक है, सबसे पहले आएगा इनिशिएटर, उसके साथ साथ क्या आएगा एंजाइम आएगा। कौन सा एंजाइम आएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, देखो ये आ गया यहाँ पर, ये मैंने बना दिया डीएनए। सबसे पहले ये आ गया एंजाइम, ये रहा, ये क्या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो यहाँ पे मैं आरपी लिख देता हूँ, समझ जाना। ठीक है, आरपी लिख देता हूँ, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या काम करेगा, इससे बाइंड करेगा, यहाँ पे बाइंड करेगा। बाइंड करने के साथ साथ क्या आएगा यहाँ पर, एक आता है सिग्मा फैक्टर। क्या आता है, इसे बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर, ये है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर का दूसरा नाम क्या होता है, इनिशिएटर फैक्टर। क्या होता है, इसे बोलते हैं इनिशिएटर फैक्टर। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज किससे बाइंड करेगा, सिग्मा फैक्टर से, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किससे जुड़ जाएगा, डीएनए से। किससे जुड़ जाएगा, देखो यहां पे जुड़ गया, ये रहा जुड़ गया यहां पर। जुड़ने के बाद क्या होता है, प्रोसीजर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर है अब स्टार्ट हो गया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इनिशिएशन। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है
इनिशिएशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन होने के बाद अब दूसरा आता है इसके बाद ये डीएनए बना दिया। अब यहां पर ये एंजाइम जिसकी बात कर रहे थे अभी, ये क्या काम कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। ये क्या काम कर रहा है, मूव फॉरवर्ड। क्या काम कर रहा है, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। जो डीएनए है यहां पे देखो, डीएनए टूटता जा रहा है, डीएनए टूटता जा रहा है और जो एंजाइम वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। डीएनए टूटता जा रहा है, जो डीएनए के बेस पेयर है वो टूटते जा रहे हैं और जो एंजाइम वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ये एंजाइम आगे की तरफ बढ़ेगा तो सेम टाइम पे क्या होगा, यहां से आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, आरएनए बनना स्टार्ट हो गया। देखो यहां से क्या बन रहा है, ये क्या है, आरएनए बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और प्रोसीजर चलता जा रहा है। इस प्रोसीजर को बोलते हैं इलोंगेशन। इस वाले स्टेप को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इलोंगेशन। क्या बोलते हैं, इलोंगेशन। ठीक है, इसे इलोंगेशन बोलते हैं। अब तीसरा आता है, थर्ड और लास्ट स्टेप आता है अब स्टेप आता है लास्ट, ये रहा एंजाइम और यहां पे आएगा क्या, यहां पे आएगा रो फैक्टर। ये क्या है, ROH, रो फैक्टर। यह है रो फैक्टर। इसका दूसरा नाम क्या होता है, टर्मिनेशन फैक्टर। क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, टर्मिनेटर फैक्टर। ठीक है, यहां पर रो फैक्टर, दूसरा नाम क्या, टर्मिनेटर फैक्टर। टर्मिनेटर फैक्टर मतलब एंडिंग फैक्टर, जो प्रोसीजर को रोक देगा। क्या करेगा, रोक देगा। अब इसने यहां पे प्रोसीजर रोक दिया। जैसे प्रोसीजर रोकेगा तो यहां से जो आरएनए बन रहा था अब तक, वो क्या काम करेगा, वो अलग हो जाएगा। ये आरएनए देखो, ये आरएनए यहां से अलग हो गया। जो आरएनए, जो एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो भी अलग हो जाएगा, रो फैक्टर भी अलग हो जाएगा और आरएनए जो बना है वो भी अलग हो जाएगा। तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं टर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, इस प्रोसीजर का नाम होता है टर्मिनेशन। ठीक है, समझ आ गया। तो प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप में होता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए 3 स्टेप में बनेगा। पहला इनिशिएशन। इनिशिएशन में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिग्मा फैक्टर से बाइंड करेगा और प्रोसीजर को स्टार्ट करेगा। प्रोसीजर का नाम होता है इनिशिएशन। ठीक है, इसके बाद एंजाइम विद सिग्मा फैक्टर के साथ आगे बढ़ेगा और एमआरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं इलोंगेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब एंड पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो सिग्मा फैक्टर हट जाएगा और रो फैक्टर यहां पे आके जुड़ जाएगा और प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद एंजाइम, रो फैक्टर और एमआरएनए सारे फोल्ड हो जाएंगे, सारे अलग हो जाएंगे। इसे बोलते हैं टर्मिनेशन। समझ आ गया। तो आई होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।